ऑल राइट तो भाई लोग आई होप आप सब लोगों ने एंटमैन क्वांटमेनिया देख ली होगी, क्योंकि इस वाले वीडियो में उसको लेके स्पॉइलर है। लिटरली अपन लोग एंडिंग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एंडिंग से भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए कैंग द कॉन्करर के बारे में, क्योंकि भाई पोलार्ड भैया ने मजा बांध दिया पूरी पिक्चर में, फाड़ दी भाई। ऑल्दो आई विश कि उनकी राइटिंग थोड़ी और बेहतर होती, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया कि भाई पावर थी क्या बंदे की। टाइम को रोकने वाली थी, टाइम को रोकने वाली नहीं थी, टाइम को रिवाइंड करने वाली थी, टाइम को रिवाइंड करने वाली नहीं थी, क्योंकि एक भी बार पिक्चर में टाइम को यूज करते हुए नहीं देखा। एक बार देखा जब वो जैनेट को टाइम में फ्रीज करते थे, उसके अलावा एक भी बार नहीं देखा। तो आई विश कि मतलब थोड़ा बेटर लिखा गया होता, एटलीस्ट हमको बता दिया होता कि मतलब पावर है क्या। लेकिन मूव ऑन करते हैं, मूवी की एंडिंग के बारे में बात करते हैं। और नहीं, इस वाले वीडियो में हम पोस्ट क्रेडिट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो आई रियलाइज कि मेरे दिमाग में कितना कुछ है सिर्फ कैंग द कॉन्करर को लेके। तो अगर पोस्ट क्रेडिट्स के बारे में बात करनी शुरू की तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो इसीलिए पहले एंडिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल कैरेक्टर वाइज जाएंगे, तो सबसे पहले मोडॉक पे बात करते हैं। तो मोडॉक का बेसिक कंसेप्ट यही था कि कोरी स्टॉल जो थे वो क्वांटम रेल में आते हैं एंटमैन 1 के बाद, और उनकी मुलाकात होती है कैंग से, जो उनको डार्थ वेडर स्टाइल में पूरा का पूरा नया आर्मर प्रोवाइड करता है। वो सीक्वेंस बिल्कुल डार्थ वेडर वाली थी, एनाकिन स्काईवॉकर को जैसे उनका आर्मर मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पर मोडॉक को उसका आर्मर मिलता है। और इस पूरी सीक्वेंस को काफी फनी वे में क्रिएट किया गया था। इनफैक्ट मोडॉक का जो पूरा कैरेक्टर था उसको एक कॉमेडिक एलिमेंट की तरह यूज किया गया था, जिसके फेवर में मैं कुछ हद तक हूं और कुछ हद तक नहीं भी। और इसके अंत में जो कुछ भी वो हमने देख लिया, मतलब डायरन क्रॉस की डेथ हो जाती है, उसका प्रीटी मच कैरेक्टर आर्क जो था वो हो गया, वो सुधर गया आखिरी में। मतलब मार्वल वालों ने एक बार फिर से एक विलन को पॉजिटिव बना दिया। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि ये चीज कहां से आ रही है। एंटमैन का परिवार कोई भी किसी भी वे में डायरन क्रॉस से कनेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट वो लोग उससे नफरत करते थे। अगर कोई भी आपकी 6-7 साल की बच्ची के बेडरूम में आकर उसको मारने की कोशिश करेगा तो आप भी उससे किसी भी वे में कनेक्टेड नहीं होगे। और अगर वो एक फैंटा की कैन बन के मरेगा तो आप उसकी डेथ पे मौन तो नहीं करने वाले हो। बट देन अगेन मार्वल कॉमिक्स में मोडॉक एक काफी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो मार्वल ने यहाँ पर भी एक कैरेक्टर को वेस्ट किया, बट दैट्स ओके। तो बेसिकली मतलब इतना समझ सकते हैं हम लोग कि मोडॉक यहाँ पे मर चुका है और अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म हो जाती है जब उसके सूट पे पूरी रेड लाइन आ जाती है। मतलब उसका ईसीजी है वो रेड हो चुका है, तो अब वो वापस नहीं आना है, फ्लैट लाइन आ गई, मर चुका है भाई। फिर इसके बाद स्कॉट, होप, जैनेट और उनका पूरा जो परिवार है ये वापस क्वांटम रेल्म से निकल करके वापस अपनी दुनिया में पहुंच चुके हैं। बहुत खुश हैं, केक वेक काट रहे हैं आखिरी में। इनको कोई खतरा नहीं है, फिलहाल के लिए कोई खतरा नहीं है। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि शायद ये मतलब स्कॉट और होप तो एटलीस्ट क्वांटम रेल्म में फंस के रह जाएंगे और जब ये निकलेंगे तो कैंग डायनेस्टी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो प्रीटी मच मतलब हमने जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कवर कर लिए और हमको समझ में आ चुका है कि आगे इनका क्या फ्यूचर होने वाला है। एंटमैन 4 में हम स्कॉट और उसकी कहानी को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं अगर एंटमैन 4 बनती है तो। लेकिन यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट माल, और वो है हमारे पोलार्ड भैया कैंग द कॉन्करर पे। तो कैंग एक ऐसा इंजीनियर था जिसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके क्वांटम रेल्म में ही एक पूरा का पूरा सिटाडेल बना लिया। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको कैंग की बराबरी करनी है तो सरवाइव करने के लिए अपनी स्किल्स को अप टू डेट रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ स्केलर के बारे में। ये एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को टॉप टेक कंपनी के एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं और हर एक कॉलेज स्टूडेंट या फिर टेक प्रोफेशनल को फाइनेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। स्केलर पे आपको 1-on-1 डाउट सेशंस मिलेंगे, फिर जैसे हैंक ने स्कॉट को दी थी वैसी वाली मेंटोरशिप मिलेगी, तगड़ा वाला स्टूडेंट्स का नेटवर्क मिलेगा। फिर इसमें मल्टीपल कोर्सेज भी हैं, जैसे बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स के लिए 11-11 महीने का, और अगर आप एडवांस्ड हो तो 9 महीने का। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयार होना चाहते हो तो उसमें बैठने के लिए आपको प्रिपेयर भी करवाते हैं। फिर इसके अलावा और भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस। स्केलर एक बीटेक या किसी भी और की मदद करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में, जिससे भले ही आप कैंग की तरह मल्टीवर्स को कॉन्कर ना कर पाओ, लेकिन अपनी स्किल को एनहांस करके आप अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम जरूर कर सकते हो। तो scalar.com की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके साइन अप करो अपनी पहली फ्री मास्टर क्लास के लिए। तो देखो, कैंग द कॉन्करर वो कैरेक्टर है जिसको मैं पूरी मूवी में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, और कैंग ने डिलीवर किया। तो एंटमैन क्वांटमेनिया में हमें कैंग का बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड दिया गया, और वो भी बहुत ही टुकड़ों में। तो जितना मुझे समझ में आया मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब जैनेट कैंग के बारे में हमको बताती है तब हमको इतना समझ में आता है कि कैंग जो है वो क्वांटम रेल में क्रैश लैंड होता है अपनी चेयर के ऊपर,
पर, और हमको ये पता लगता है कि उसके पास एक ऐसी चेयर है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और उसको काउंसिल ऑफ कैंग्स ने एग्जाइल किया हुआ है। फिर उसके बाद जैनेट उसकी मदद करती है उसके शिप को ठीक करने में, लेकिन क्योंकि उसका शिप न्यूरोकाइनेटिक होता है, मतलब उसके थॉट से चलता है, उसके ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो जैनेट जैसे उसको टच करती है तो उसको पता लगता है कि कैंग एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है जो टाइमलाइंस और कितने ट्रिलियंस ऑफ लोगों को मार चुका है, और इसी वजह से वो उसके पूरे के पूरा जो मल्टीवर्सल इंजन कोर है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके ब्लो अप कर देती है। लेकिन आगे जाकर जब जैनेट और कैंग के बीच में कन्वर्सेशन होती है उसके थ्रोन रूम में, तो वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो विलन नहीं है, उसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं वो विलन्स हैं। वो उसको बताता है कि जो उसके वेरिएंट्स हैं उन्होंने टाइम के साथ खेलने की कोशिश करी है, और इस वजह से पूरे के पूरे मल्टीवर्स में जितने भी अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वो एक दूसरे से आकर कोलाइड होने लगे हैं और इनको इंकर्जन्स कहा जाता है। तब जैनेट उससे कहती है कि जो भी तुम कर रहे हो ये तुम्हारा बदला है और तुम काउंसिल ऑफ कैंग्स मतलब अपने खुद के वेरिएंट्स के अगेंस्ट उनसे वॉर लड़ रहे हो। और तब कैंग जैनेट से कहता है कि उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। तो मे भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि किसी एक इनकर्जन के दौरान कैंग का प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया होगा, जिस वजह से ये जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग्स हैं इनके खिलाफ एक वॉर लड़ रहा है, और इसी वजह से ये इनका जानी दुश्मन बन चुका है। एंड मे बी ये रीजन है कि वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ कैंग्स इससे डरते थे और उन्होंने उठा करके इसको एग्जाइल कर दिया। हू नोस, मे भी ऐसा हो कि इसकी रेवोना जो है जिससे प्यार करता था वो भी उसी इनकर्जन में मारी गई हो। खैर मूविंग ऑन, आगे हम देखते हैं कि फिर इन लोगों की पूरी फाइट होती है और स्कॉट और होप मिल करके कैंग को उसी के मल्टीवर्सल कोर पे मारते हैं और फिर जाने से रोक देते हैं। मतलब वो उनकी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, इस वर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रोक देते हैं और फिर उसी के इंजन पे ठोकते हैं और वो ऐसे पिम पार्टिकल से टकराता वकराता है और ऐसा लगता है कि वही मर चुका है। और बाय द लुक्स ऑफ इट बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि भाई कैंग द कॉन्करर को इतना पावरफुल विलन दिखाया गया कि उसने इतनी बार एवेंजर्स को हरा दिया, इतनी बार थॉर को मार दिया, इतनी बार एंटमैन को मार दिया, और एंटमैन से मर गया, वो भी ऐसे। मतलब लोगों ने मान लिया है कि ये मर चुका है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया कि ये मर चुका है? वो सिर्फ अपने मल्टीवर्सल इंजन से टकराया है और पिम पार्टिकल्स की मदद से छोटा हो गया है। उसका मल्टीवर्सल इंजन भी तो गायब हो गया वहां से। वो बस अपने मल्टीवर्सल इंजन कोर के कांटेक्ट में था, और अगर आप इस सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो उसका मल्टीवर्सल इंजन कोर भी वहां से गायब हो चुका है। तो क्या वो भी डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं भाई। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये लोग यहाँ से गए कहाँ, मतलब क्वांटम रेलम से छोटा क्या होगा? तो देखो यहाँ पे मैं फिर से अपना फैन थ्योरी लगाने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरी वो शैंक-ची वाली चीज सही नहीं हुई थी, लेकिन अभी पूरी की पूरी मल्टीवर्सल सागा बची हुई है, तो अभी टाइम है, ठीक है? अभी मैं हार नहीं मारूंगा, हमारे पास अभी भी समय है। हम सुपर हीरो फैन से इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैंग द कॉन्करर है ये बेसिकली मरा नहीं होगा, बल्कि ये किसी और डायमेंशन में चला गया है। एंड अगर आप जैनेट और इसकी पूरी कन्वर्सेशन को याद करोगे ना, तो बस ये एक ही चीज बोलता है कि जितने भी वर्ल्ड्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करके एक नया वर्ल्ड बनाना चाहता है। और अगर आप लोग नहीं जानते तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द प्लॉट फॉर सीक्रेट वॉर्स। बस इसमें डॉक्टर डूम को कैंग द कॉन्करर से रिप्लेस कर दो। मेरा इशारा बस एक ही तरफ है कि जो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स देखी थी ना, वो हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी के मेन विलन्स हो, और ये वाला जो कैंग द कॉन्करर है ये जहां पे भी पहुंचा है वहां से इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपग्रेड मिले, तो ये उस मूवी में आए और फिर हमारे एवेंजर्स की मदद करके उन सारे के सारे काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराए। एंड फिर एवेंजर्स को पता लगे कि ये एक्चुअली में और भी ज्यादा खतरनाक बड़ा थ्रेट है, जो सारे के सारे मल्टीवर्स को हराने के बाद एक अकेला वर्ल्ड क्रिएट करेगा, जो इसका एक्चुअल एम था। और फिर सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत होगी जहां पर सारे के सारे मल्टीवर्सल एवेंजर्स मिलकर इस वाले गैंग को हराएंगे। आई नो थोड़ा सा वाइल्ड साउंड करता है, बट मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। खैर इस वाले टॉपिक पे हम और भी बात करेंगे, क्योंकि अभी पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन डिस्कस करना बाकी है, तो उस पर कल वीडियो आ जाएगा। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मुझे बताना कि क्या सोचना है आपका इस पूरी थ्योरी के बारे में।